हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में कैटेगरी 1 में मेजर लॉ में हम आखिरी सब्जेक्ट बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को कम्प्लीटली पूरा करने जा रहे हैं। आज हमारा मेजर लॉ का कॉन्सेप्ट और कैटेगरी पूरी हो जाएगी। 46 मार्क्स आपका टोटल वेटेज रखता है मेजर लॉ, और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी वीडियो बनाया है, सीपीसी पे बनाया है, बीएनएसएस सीआरपीसी पे बनाया है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट 10-10 नंबर के वेटेज रखते हैं, उन पर वीडियो बनाया है। फिर बीएनएस आईपीसी पे बनाया है। आज हम बीएसए को कवर करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो नया साक्ष्य का कानून है, उसको कवर करेंगे। शॉर्ट में इसे बीएसए कहते हैं। बीएसए को कंप्लीट पूरा करेंगे और ये वन शॉट क्लास रहेगी। इस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है आपके AIB 20 एग्ज़ाम में रहेगा 8 नंबर का। अब आपके सिलेबस में दोनों हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आपको दोनों ही पढ़ के जाना है। पर मेजर आपको ये बात ध्यान में भी रखनी है कि जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया कानून है, इसमें नया कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो आपका एज इट इज़, उसके नाम को ही बदला है। पुराने कानून का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसके नाम को बदल के रख दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। माइनर से चेंज हुए हैं, ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है। अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम आता है पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को किस कानून की जगह लागू किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो नया BSA आया है, इसको लागू किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह पे। तो ये जो BSA है, इसने रिपील और रिप्लेस किया है पूरी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ऑप्शन बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सही आंसर होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? ये जो नया कानून आया है साक्ष्य का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसे राष्ट्रपति की असेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर तीनों नए कानून एक साथ पारित हुए थे तो तीनों की इनेक्टमेंट डेट एक ही रहेगी, BNSS BSA की 25 दिसंबर 2023 इनेक्टमेंट डेट, यानी कि पारित होने की तिथि। तीनों की लागू होने की डेट भी एक ही रहती है, आगे हम पढ़ेंगे। लागू होने की दिनांक है 1 जुलाई 2024, तीनों ही एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को प्रभावी रूप से कब लागू किया गया? इन्फोर्स किया गया था 1 जुलाई 2024 से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? नए एक्ट में 170 धाराएं हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पुराने वाले अधिनियम में 167 सेक्शंस हुआ करती थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? तो ये जो नया एक्ट है, इसमें टोटल चैप्टर 12 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पुराने वाला एक्ट था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसमें टोटल 11 चैप्टर हुआ करते थे। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितने भाग हैं? इस अधिनियम में 4 भाग हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुराने वाले अधिनियम में 3 भाग हुआ करते थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल 1 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मैं सीधे आपको सवालों के जवाब बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है आपके लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। और आपके कॉन्सेप्ट को जहां ज़रूरत पड़ेगी मैं क्लियर कर लूँगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 2 भाग जोड़े गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पार्टीज के लिए होगा, पार्ट बी उसमें फॉर्म्स दे रखे होंगे, वो एक्सपर्ट के लिए होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की अनुसूची में कितने भाग हैं? 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए पार्टीज के लिए, पार्ट बी एक्सपर्ट के लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जनक कौन है, यानी कि फाउंडर कौन है, फादर कौन है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जो फाउंडर थे वो थे सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, और ये जो नया कानून आया है इसके भी फादर सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब
नाम चेंज के अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, धाराओं के क्रम को बदला गया है, सीक्वेंस को बदला गया है, इसलिए आपके एग्ज़ाम में जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं होकर के आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होगा, एआईबी के एग्ज़ाम में आपको सेक्शन वाइज सवाल पूछ लिए जाएंगे, कौन सी सेक्शन में पहले क्या था अब क्या है, तो आपके पास में दोनों डायरेक्ट होने चाहिए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का भी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस प्रकार के कानून को संचालित करता है, गवर्न करता है, तो ये साक्ष्य के प्रक्रिया कानून को बताता है। मैंने इससे पहले क्लास में भी आपको अच्छे से बताया था, कानून दो तरह के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक कानून, दूसरा प्रोसीजरल लॉ यानी कि प्रक्रियात्मक कानून। ये जो बीएनएस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये हमारे सब्सटेंटिव लॉ हुआ करते हैं, और सीपीसी और सीआरपीसी, बीएनएसएस, बीएसए, साक्ष्य कानून, ये जो हैं ये हमारे प्रोसीजरल लॉ हुआ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा साक्ष्य प्रक्रिया कानून, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किसी तथ्य को साबित करने का भार किस पर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ही अभियोजन पक्ष पर होता है, इसे हम आगे अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने मामले को प्रूव करना होता है न्यायालय के समक्ष, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो अभियुक्त है वो निर्दोष है तब तक जब तक कि उसके खिलाफ जो अपराध है वो साबित नहीं हो जाता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार प्रत्यक्ष साक्ष्य किसे कहा जाता है, डायरेक्ट एविडेंस किसे कहेंगे? मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जवाब भी मिल जाएगा। ए बी की हत्या करता है और ए बी की जब हत्या कर रहा होता है उस समय सी उसको देख लेता है घटना को, सी ने जो देखा ए ने बी की हत्या की, ये डायरेक्ट एविडेंस है। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ए बी की जब हत्या कर रहा होता है, सी पास वाले कमरे में होता है और बी के चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है, ए मुझे मार रहा है ऐसा करके आवाज़ सुनता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों को सुनता है, तो ये जो है ये भी प्रत्यक्ष साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगा। ऐसा साक्ष्य जो घटना के समय मौजूद हो, इसमें हम अक्सर कोर्ट की लैंग्वेज में बात करें तो आई विटनेस, मौका वारदात का गवाह यानी कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह, तो ऑप्शन सी वह साक्ष्य जो घटना के समय मौजूद हो। नेक्स्ट, साक्ष्य किसे कहा जाता है, एविडेंस किसे कहेंगे? एविडेंस का मतलब होता है कि वो सारे मटेरियल जो किसी फैक्ट इन इशू को एग्जिस्टेंस में ला रहे हो या फिर फैक्ट इन इशू को उसका नॉन एग्जिस्टेंस बता रहे हो, यानी कि वो विवादक तथ्य को या तो साबित कर रहे हो या फिर ना साबित कर रहे हो, तो उसको हम एविडेंस कहेंगे। सभी प्रकार की सामग्री जो न्यायालय को किसी तथ्य के संबंध में विश्वास दिला सकें उसे हम कहेंगे साक्ष्य, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम आगे पढ़ेंगे विवादक तथ्य क्या होते हैं यानी कि फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, रिलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से आगे कवर करेंगे, एक ही क्वेश्चन में कवर करेंगे। तथ्य क्या है? तथ्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु अमुक क्रम में है वो एक तथ्य है, कोई भी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट, ये भी एक तथ्य है, जो हम परसीव करते हैं अपने सेंसेस से, इंद्रियों के द्वारा जो बोधगम्य होता है वो भी एक तथ्य होता है, फैक्ट होता है। एग्जाम्पल अगर दे करके बताऊं तो ए ने बी की हत्या की, ये एक फैक्ट है, अगर न्यायालय के सामने आता है तो इसे हम फैक्ट कहेंगे। बाद में फैक्ट इन इशू बनेगा, फिर इसके एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस के लिए रिलेवेंट फैक्ट दिए जाएंगे। आगे जो है वो हम अच्छे से इसको कवर करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, विवादक तथ्य। अब हम तीनों ही कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपके फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। ए बी की हत्या करता है, ये एक फैक्ट है। ए बी की हत्या करता है, ये न्यायालय के सामने आता है जब मामला, तो इसे हम कहेंगे फैक्ट। जब प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष ये एलिगेशन लगाता है ए पर कि ए ने नियत के साथ यानी कि इंटेंट के साथ में बी की हत्या की है, बी का मर्डर किया है, और अभियोजन पक्ष एलिगेशन लगा रहा है यानी कि को बात मान रहा है कि नियत के साथ
हत्या की है, लेकिन ए डिनाई कर रहा है, डी कह रहा है मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, मैंने बी की हत्या नहीं की है। तो ये एक पक्षकार किसी भी बात को मानना और दूसरा पक्षकार जब किसी तथ्य को नहीं मान रहा होता है, उनके बीच में जब डिस्प्यूट होता है मानने और न मानने में, तो इसे हम कहते हैं फैक्ट इन इश्यू। एग्जाम्पल के जरिए, जैसे प्रोसिक्यूशन ने ए पर एलिगेशन लगाया, ए ने इंटेंट के साथ में बी की हत्या की, ए ने कहा मैंने ऐसी कोई हत्या नहीं की है इंटेंट के साथ में, तो एक कह रहा है की है, एक कह रहा है नहीं की है, इसे हम कहते हैं विवादक तथ्य। और जब एक ये तथ्य लाया जाएगा न्यायालय के सामने कि जब हत्या की तो हत्या के तुरंत बाद ए को खून सने हुए कपड़ों से भागते हुए देखा गया था, उसके हाथ में उसके कपड़े खून से सने हुए थे, उसके घर से वो चाकू मिला जिससे बी की हत्या की गई है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये रिलेवेंट फैक्ट हैं जो जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं फैक्ट इन इश्यू से, जो फैक्ट इन इश्यू को एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, जो साबित कर रहे हैं। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। तथ्य क्या होते हैं? ए ने बी की हत्या की एक तथ्य है। अब दोनों पक्षकार लड़ेंगे, यानी कि प्रोसिक्यूशन कहेगा की है और अक्यूज कहेगा नहीं की है, ये बन जाएगा फैक्ट इन इश्यू। और जब ये तथ्य मामले सामने लाए जाएंगे, जब कि ए को भागते हुए देखा गया था खून सने कपड़ों के साथ में, ए के घर से चाकू पाया गया जिससे बी की हत्या हुई है, तो ये सारे रिलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुसंगत तथ्य यानी कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं? वो तथ्य जो विवादक तथ्यों से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन ए, जो विवादक तथ्यों से जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो फैक्ट इन इश्यू से, उसे हम कहेंगे रिलेवेंट फैक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू नहीं होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 दोनों ही अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू नहीं होते हैं, मध्यस्थ की कार्रवाइयों पर भी लागू नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य किसे माना जाता है? तो प्राइमरी एविडेंस, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें कि आपके एग्ज़ाम जब आप देते हो आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट आती है, वो जो मार्कशीट है वो प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। तो दस्तावेज़ की जो मूल प्रति होती है, कोई भी दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट हो, उसकी मूल प्रति जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा, सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं होगा, और जो दस्तावेज की मूल प्रति है उसे हम प्राइमरी साक्ष्य यानी कि प्राथमिक साक्ष्य कहेंगे। जब आप उसकी फोटोकॉपी करा लेते हो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार परिस्थिति जन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का प्रयोग कब किया जाता है? तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तब प्रयोग में लाया जाता है जब हमारे पास में कोई भी आई विटनेस ना हो, मौका वारदात पे कोई भी गवाह ना हो, साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी कि डायरेक्ट एविडेंस ना हो। जब प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद न हो तब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा साक्ष्य स्वीकार्य होता है, यानी कि कौन सा साक्ष्य जो होता है वो एडमिसिबल होता है? डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट एविडेंस भी हम पेश कर सकते हैं, न्यायालय में एडमिसिबल होता है, लेकिन हियरसे एविडेंस जो होता है वो कभी भी एडमिसिबल नहीं होता है। हियरसे का मतलब होता है कि जैसे मान लो ए ने बी की हत्या की, वहाँ पर सी मौजूद था, सी ने बात डी को बताई, डी ने बात ई को बताई, ई ने बात मेरे को बताई, मैं अब जाकर के न्यायालय में बता रहा हूँ, तो मेरा जो एविडेंस होगा वो हियरसे एविडेंस कहा जाएगा। ना तो मैंने घटना को देखा है ना मैंने सुना है डायरेक्ट, तो ये मेरा जो बयान होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, सुनी सुनाई साक्ष्य हियरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते हैं। पर इसका एक एक्सेप्शन है, रेजेस्टा है, एक ही समव्यवहार के बनने वाले भाग, जिसका जो केस लॉ है वो आप पढ़ोगे आर वर्सेस फोस्टर का मामला, आगे पढ़ेंगे इससे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किस स्थिति में गवाह पक्षद्रोही माना जाता है, हॉस्टाइल हो जाता है? तो हॉस्टाइल का मतलब होता है जैसे मैंने अपने मामले में कोई गवाह बुलाया,
जो मेरे पक्ष में गवाही दे और वो गवाही मेरे पक्ष में न दे करके सामने वाले के पक्ष में दे देता है तो ये हो जाता है गवाह हॉस्टाइल हो गया। और एक ये भी होता है कि जब गवाह घटना घटित हुई थी उस समय जो बयान दिए थे और अब जो बयान दे रहा है उनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है यानी कॉन्ट्राडिक्शन आता है, तब भी माना जाएगा कि गवाह हॉस्टाइल हो चुका है। जब वह अपनी पूर्ववर्ती गवाही को बदल दे तो माना जाएगा कि गवाह जो है वो पक्षद्रोही यानी कि हॉस्टाइल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार जब दो साक्ष्य एक दूसरे के विपरीत हों तो न्यायालय किसे प्राथमिकता देगा? न्यायालय हमेशा ही डायरेक्ट एविडेंस को जो है वो प्रेफरेंस देता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार जब किसी घटना को साबित करने के लिए कई तथ्यों को जोड़ना आवश्यक हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब हमारे पास में मौका वारदात पर कोई प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस गवाह नहीं होता है तो हमें चेन बनानी पड़ती है, कड़ी से कड़ी जोड़ करके साक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो ऐसे हम साक्ष्य को कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य। जब प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं होता है तब उसे हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार मृत्यु से पूर्व दिए गए बयान को क्या कहा जाता है? मृत्यु से पूर्व दिए गए बयान को हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार मृत्यु पूर्व कथन किन मामलों में स्वीकार्य होता है, कब एडमिसिबल होगा? आमतौर पर हम देखते हैं हत्या के मामले में, सुसाइड के केस में, इन आपराधिक मामलों में ये जो है वो एडमिसिबल होता है। ऑप्शन बी, हत्या या आत्महत्या, सुसाइड जैसे केसेस में ये एडमिसिबल होता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार कोई बयान कब सुनी सुनाई बात मानी जाती है? हियर से कब मानी जाती है? ऑप्शन ए, जब बयान देने वाला स्वयं घटना का गवाह न हो तो ये बात सही है, हियर से मानी जाती है। ना तो उसने घटना को देखा है और ना ही उसने सुना है, किसी और से सुन करके जब वो बयान देने आएगा तो उसकी बातों को एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, उसके बयान नहीं लिए जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी गलत है, जब गवाह किसी दूसरे की बात कहे, जब साक्ष्य अप्रत्यक्ष हो, जब गवाह अनुपस्थित हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किस प्रकार के साक्ष्य में गवाह अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है? तो हमेशा ध्यान रखना, विशेषज्ञ साक्ष्य जो होता है एक्सपर्ट एविडेंस, उसमें ही पर्सनल ओपिनियन दी जा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है जो वो होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अगर डॉक्टर अपनी राय देता है, राय देना चाहता है तो कोर्ट उसकी राय को मानेगा। ऑप्शन सी विशेषज्ञ साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दस्तावेज शब्द में क्या जोड़ा गया है? तो डॉक्यूमेंट, ये नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी अब ऐड किया है, डिजिटल डेटा को भी ऐड किया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो देखो, जब भी कभी कोई अपराधी या अक्यूज अपने गुनाह को कबूल करता है तो उसे हम कहते हैं कन्फेशन। ये कन्फेशन दो जगह दिए जाते हैं, एक जुडिशियल होता है नेचर बाई, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल, यानी कि जब मैजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में जा करके अगर कन्फेशन दिया जाता है उसे हम कहेंगे जुडिशियल कन्फेशन, ये एडमिसिबल होता है। और अगर हम या कोई व्यक्ति अपना गुनाह किसी अन्य व्यक्ति के सामने जो न्यायालय से भिन्न हो, न्यायालय से अलग हो, मैजिस्ट्रेट से अलग हो, उसके सामने जा कर के, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजेस्ट एग्जांपल दे, पुलिस अधिकारी के सामने अगर कन्फेशन दे रहा है तो ये माना जाएगा कि उसके साथ में हो सकता है उसके जो कन्फेशन है उसमें मजबूरी से दिया हो, तो ऐसा कन्फेशन मान्य नहीं होता है नए प्रावधान में। पुलिस अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति यानी कि कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कौन सा प्रावधान हटाया गया है? तो अब जो नया एक्ट है उसमें जूरी व्यवस्था, जूरी सिस्टम को हटा दिया गया है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा।
साक्ष्य का स्तर आपराधिक मामलों में कैसा होना चाहिए? साक्ष्य का स्तर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, संदेह से परे होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोसिक्यूशन को, अभियोजन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जा करके किसी भी मामले को प्रूव जो है वो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए ने बी पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन बी साबित करता है कि घटना के समय वह विदेश में था। ये किस प्रकार का साक्ष्य कहलाएगा? इसे हम कहेंगे एलिबाई। जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ में आपके ऊपर कोई ऑफेंस का एलिगेशन लगाया जाता है और आप कहते हो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस मैं वहाँ था ही नहीं, मैं तो किसी और शहर में था, किसी और सिटी में था, ये रहे मेरे सीसीटीवी फुटेज वगैरह, आप जो भी एविडेंस देते हो, इसे हम कहेंगे एलिबाई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस स्थिति में किसी घटना के पूर्ववर्ती आचरण का उपयोग किया जा सकता है? जब आरोपी का आचरण घटना से पहले संदिग्ध रहता है तो हम किसी घटना के पूर्ववर्ती आचरण का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तथ्य को स्वीकार करना क्या कहलाता है? किसी भी तथ्य को स्वीकार करना कहलाता है स्वीकृति, एडमिशन। एडमिशन सिविल मामलों में भी होती है, एडमिशन आपराधिक मामलों में भी होती है। बहुत वाइड टर्म है और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार करना क्या कहलाता है? अगर कोई अक्यूज आपराधिक मामले में अभियुक्त जो होगा अक्यूज, वो अपने गुनाह को कबूल कर रहा है, उसे हम कहते हैं कन्फेशन, कबूलनामा, संस्वीकृति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में स्मार्टफोन का डेटा, ईमेल, मैसेज क्या है? ये प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। रेस जेस्टे का सिद्धांत किसका अपवाद है? ये हियर से एविडेंस का अपवाद है। रेस जेस्टे क्या होता है? एक ही समव्यवहार में बनने वाले, एक ही समव्यवहार के भाग बनने वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बनने वाले तथ्य जो होते हैं, उसे हम कहते हैं रेस जेस्टाएं। रेस गेस्टाएं भी बोलते हैं इसे, और ये एक लैटिन का टर्म है। इसमें अगर हम ये बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आर वर्सेस फोस्टर का ही ले लेते हैं कि, या फिर रेटन वर्सेस क्वीन का लेते हैं। रेटन वर्सेस क्वीन में क्या हुआ था? एक महिला जो किसी फ़ोन ऑपरेटर को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे पुलिस से कांटेक्ट करवाए, और वो ऑपरेटर पुलिस से कांटेक्ट करवाता है, उससे पहले वो महिला अपना एड्रेस दे करके फ़ोन काट देती है। जब पुलिस उसके एड्रेस पे पहुंचती है तो वो मृतपाई हुई होती है, यानी कि मरी हुई पड़ी होती है, और उसके पति को जब शक के दायरे से देखा जाता है तो उसका पति जो होता है, हस्बैंड जो होता है, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जो गोली थी वो अपने आप से चल गई थी बंदूक से। तो फिर ये माना जाता है कि ऑपरेटर ने जो पुलिस को कहा, ऑपरेटर ने ना तो घटना को होते हुए देखा, ना ऑपरेटर ने सुना, ऑपरेटर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो ये जो बातें हैं ये सारी एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रही है। तो पुलिस ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी भी महिला को अपनी मौत से पहले ये पता चल सकता है और वो पुलिस से कांटेक्ट करना चाह रही हो। तो ये नहीं हो सकता कि बंदूक से अपने आप गोली चल गई। ये रेटन वर्सेस क्वीन का मामला था। रेस जेस्टा में होता है कि एक और क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो लोग लड़ रहे हैं या ए बी को मार रहा है पब्लिक प्लेस पर, तो ए बी को मार रहा है तो बी उस वक्त क्या बोल रहा है, लोग उस वक्त क्या देख रहे हैं, बी का क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या रिएक्शन है, ये सारे एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट बनते हैं। तो ये भी कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सूत्र साक्ष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थिति नहीं। ये किस साक्ष्य को संदर्भित करता है? ये रेफर करता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को, परिस्थितिजन्य साक्ष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। वास्तविक साक्ष्य से अभिप्राय क्या है? रियल एविडेंस का मतलब होता है ऐसा एविडेंस जो न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
रेस जस्टे के सिद्धांत का प्रमुख केस कौन सा है? रेटन वर्सेस क्वीन का और आर वर्सेस फोस्टर, दोनों ही केस इसके प्रमुख केस। और प्रमुख केस की बात करते हैं तो सबसे फेमस केस है रेटन वर्सेस क्वीन का केस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आर बनाम आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का भी केस है, ये नहीं है, ये इसमें रेस जस्टे के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया था। आर वर्सेस फोस्टर में लागू होता है। आर वर्सेस रिचर्डसन का जो केस है वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट पे है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेटन वर्सेस क्वीन, जो मैंने आपको अच्छे से बताया है। साक्ष्य के नियम लागू होते हैं। साक्ष्य के नियम सिविल कार्रवाइयों में भी लागू होते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स में भी लागू होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी लागू होते हैं। तो दोनों ही मामलों में लागू होते हैं, सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाइयों में लागू होते हैं साक्ष्य के नियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शिनाख्त परेड का अर्थ क्या होता है? शिनाख्त परेड का मतलब एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ए ने बी की हत्या की और ए बी की हत्या करके भाग रहा होता है, तो सी उसे देख लेता है पीछे से। अब सी ये बयान पुलिस को देता है और पुलिस उसे ये पूछ रही होती है अनुसंधान के दौरान कि क्या आप उस अक्यूज़ को पहचान सकते हो? तो वो कहेगा कि अगर मेरे सामने आ जाता है तो मैं पहचान लूँगा। तो फिर पुलिस जो है वो, अगर उसने अरेस्ट किया है तो सभी को एक साथ खड़ा करेगी और उससे गवाह को बुलाया जाएगा और उससे शिनाख्त करवाई जाएगी कि उस समय एट द टाइम ऑफ जब घटना हो रही थी तो उस समय ऑफेंस के समय आपने किसको भागते हुए देखा था। आप इनमें से शिनाख्त कर सकते हो, जो आपके सामने एज ए अक्यूज खड़े किए जाते हैं, उनमें से उसकी पहचान कराई जाती है। तो इसे कहते हैं शिनाख्त परेड। अभियुक्त की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द अक्यूज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, साक्ष्यों की परीक्षा के माध्यम हैं। तो गवाह की भी परीक्षा होती है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब जजमेंट की तरफ बढ़ना होता है। फाइनल आर्गुमेंट से पहले एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ये चैप्टर 11 में पुराने एक्ट में था, अब नए एक्ट में चैप्टर 12 में है। तो इसका ऑर्डर भी होता है, सबसे पहले मुख्य परीक्षण होता है, उसके बाद में प्रति परीक्षण होता है, उसके बाद में पुनः परीक्षण होता है। यानी कि पहले एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगा, फिर एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। तो मुख्य परीक्षण कौन करता है? वो करेगा वो पक्षकार जो गवाह को बुलाता है। अपने गवाह को बुलाने वाला पक्षकार जब अपने गवाह से परीक्षण करेगा तो उसे कहेंगे मुख्य परीक्षण। जब जिस पक्षकार ने गवाह को बुलाया है और सामने विरोधी पक्षकार जो उससे परीक्षण करेगा उसे हम कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। और री एग्जामिनेशन भी वही मुख्य परीक्षण के जैसा भी होता है, जिसने बुलाया है वही करेगा री एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही है, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत बेनिफिट ऑफ डाउट किसे मिलता है? बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा ही अक्यूज को मिलता है, अभियुक्त को मिलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत रेस जुडिकाटा और विबंध का सिद्धांत लागू होता है। रेस जुडिकाटा सीपीसी के सेक्शन 11 में डिस्कस है और विबंध का सिद्धांत पुराने वाले अधिनियम में धारा 115 में था। तो ये लागू होते हैं केवल सिविल कार्यवाहियों में, ध्यान रखना है आपको, केवल सिविल मामलों में ही लागू होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विबंध का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति एक समय में एक बात कहता है तो दूसरे समय में उसे दूसरी बात बोलने नहीं दी जाएगी, अगर सामने वाले ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है तो। और रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि कंट्रोवर्सी का जो मैटर है चल रहा है, सिविल मैटर, सेम मैटर पर सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के न्यायालय में दोबारा नहीं आ सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत कौन से साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते, एडमिसिबल नहीं होते हैं? ओरल एविडेंस होता है, डायरेक्ट एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होता है, लेकिन अप्रासंगिक साक्ष्य यानी कि इररिलेवेंट एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, साक्ष्य का महत्व कौन निर्धारण करता है? न्यायालय करेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंडरी एविडेंस का उपयोग कब किया जा सकता है?
सेकेंडरी एविडेंस तब यूज में आएगा जब मूल दस्तावेज खो गया हो, जब मूल दस्तावेज नष्ट हो जाता है, जब मूल दस्तावेज अदालत में पेश न किया जा सके और रीज़न भी हो हमारे पास में, तो हम सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। ऑप्शन डी तीनों ही सही है। नेक्स्ट, निर्दोषिता का सिद्धांत की अवधारणा का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब होता है कि अभियुक्त को निर्दोष माना जाएगा जब तक कि अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। तो ऑप्शन बी, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है जब तक दोषी साबित न हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चन किस स्थिति में पूछा जा सकता है? ये हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, प्रति परीक्षण में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चन होते क्या हैं? ऐसे क्वेश्चन जिसमें आंसर छुपे हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर गवाह से ये पूछता हूँ कि घटना के समय आप घटना के समय 4 नहीं बज रहे थे, तो वो कहेगा, उसको याद मेमोराइज हो जाएगा। क्या घटना के समय आपने वाइट शर्ट नहीं पहना हुआ था? क्या घटना के समय 4 लोग पास में नहीं थे क्या? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें हाँ या ना में जवाब पूछा जाता है, तो उसे हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चंस पे पूरी लिस्ट है, आप पढ़ सकते हो बेरेट से, जिसमें गवाह से सिर्फ हाँ या ना उसको मेमोराइज करवाया जाता है, याद करवाया जाता है। ये एग्जामिनेशन ऑफ चीफ यानी कि मुख्य परीक्षण में अलाउ नहीं होते, परमिसिबल नहीं होते हैं, ग्रांटेड नहीं होते हैं। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, दस्तावेजों की उपधारणा प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट के तहत कौन से दस्तावेज मान्य माने जाते हैं? प्राचीन दस्तावेज, 30 साल से पुराने रिकॉर्ड दस्तावेज डॉक्यूमेंट, सार्वजनिक रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड, आधिकारिक गजट में प्रकाशित रिकॉर्ड दस्तावेज। ये सारे ही दस्तावेजों में इसको मान के चलेंगे प्रिजम्पशंस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, संस्वीकृति, कन्फेशन और स्वीकृति एडमिशन में मुख्य अंतर क्या है? संस्वीकृति आपराधिक मामलों में होती है, स्वीकृति आपराधिक और सिविल दोनों मामलों में होती है। तो ऑप्शन बी संस्वीकृति, कन्फेशन केवल आपराधिक मामलों में होती है, एडमिशन सिविल मामलों में भी हो सकता है। ठीक है, सिविल में भी हो सकती है, इसका मतलब आपराधिक के साथ साथ सिविल में भी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, साक्ष्य एविडेंस शब्द में क्या शामिल है? एविडेंस शब्द में क्या आएगा? एविडेंस में स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस आते हैं, डॉक्यूमेंट आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विशेषज्ञ की राय कब आवश्यक होती है? जब अदालत को विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो, जब भी किसी मामले में ये जांच करना हो कि मान लो किसी मामले में मर्डर का केस है, तो पता करना हो कि वास्तव में मर्डर है क्या है, तो पोस्टमार्टम करवाया जाता है। तो पोस्टमार्टम से स्पष्ट क्लियर पता हो जाता है, तो ये विशेषज्ञ ही कहा जाता है। पर इसके लिए कोरोबरेशन की ज़रूरत होती है। इसका जो एविडेंस होता है वो हम उसको मान नहीं सकते एज इट इज़, उसको कोरोब करना बहुत ज़रूरी होता है, कोरोबरेशन की ज़रूरत होती है। तो जब अदालत को विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो तब एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी। नेक्स्ट, प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या होता है? गवाह की क्रेडिटेबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता की जांच करना, टू टेस्ट द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ अ विटनेस, यानी कि गवाह कितना सही बोल रहा है, कितना सत्य बोल रहा है, ये बात जांचना, ये इसकी विश्वसनीयता को तय करना, जांच करना, ये कहलाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। जो क्रेडिटेबिलिटी जितनी भी होती है, उसकी क्या सच्चाई है, उसकी ये उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या घटना के समय झूठ तो नहीं बोल रहा है, झूठा है या सच्चा है, उसको साबित करना, ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है? डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है मृत्यु से पहले किया जाने वाला कथन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साक्ष्य अधिनियम में किसी तथ्य को साबित करने के लिए दी गई गवाही को क्या कहते हैं? तो तथ्य को साबित करने के लिए अगर गवाही स्टेटमेंट दे रहा है तो उसे हम कहेंगे ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि किस प्रकार की गवाही से होती है? तो दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि हमेशा ही प्राइमरी एविडेंस से होगी, ये बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक गवाह न्यायालय में प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता तो वह क्या उपयोग कर सकता है? तो वो राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन का उपयोग कर सकता है, आत्मसाक्षी के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। साक्ष्य अधिनियम के तहत किस प्रकार की साक्ष्य वास्तविक साक्ष्य का उदाहरण मानी जाती है? एक एग्जाम्पल है जैसे अपराध स्थल पर पाए गए भौतिक वस्त्र, ये न्यायालय में जब पेश किए जाएंगे निरीक्षण के लिए तो इसे हम कहेंगे रियल एविडेंस, वास्तविक साक्ष्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस स्थिति में एक गोपनीय संचार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन को तभी यूज में लिया जाएगा एज ए एविडेंस जब न्यायालय उसका आदेश दे दे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी अपराध की जांच के दौरान जब पुलिस द्वारा दी गई जानकारी को साक्ष्य के रूप में माना जाता है तो इसे किस प्रकार की साक्ष्य के अंतर्गत माना जाता है? पुलिस की क्रेडिबिलिटी को अगर चेक करना है तो पुलिस के द्वारा अगर कोई बयान दिया जाता है उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना है तो फिर उसका आंसर हो जाएगा रियल एविडेंस। लगभग रियल एविडेंस ही होता है, पुलिस के द्वारा दिया गया बयान रियल एविडेंस में आता है। ये बात है आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक साक्ष्य। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पति पत्नी के बीच हुए गोपनीय संचार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? आमतौर पर ये नियम है, जनरल रूल्स जो है वो ये है कि पति पत्नी के बीच की बातों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता एज ए एविडेंस। तो ये कौन सी धारा में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट, एक अभियुक्त द्वारा दी गई ऐसी स्वीकृति जो किसी अन्य आरोपी को भी अपराध में शामिल करती है, इसे किस प्रकार की साक्ष्य के अंतर्गत लिया जा सकता है? इसे हम लेंगे सह अपराधी का बयान, स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज्ड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसे हम पढ़ेंगे और इलस्ट्रेशन के फॉर्म में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राधिका ने अपने पड़ोसी मोहन के खिलाफ शिकायत की कि उसने उसकी संपत्ति पर बिना अनुमति के निर्माण किया है। मोहन ने कहा कि राधिका का ये आरोप गलत है। इस स्थिति में राधिका को किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी? इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस केस में राधिका को मौखिक साक्ष्य ओरल भी देना होगा और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों ही न्यायालय के सामने देने होंगे। तो ऑप्शन सी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। राजू ने हत्या के मामले में पुलिस को बताया कि उसने अपने दोस्त समीर को पिछले महीने एक भयानक लड़ाई के दौरान देखा था। समीर, जिसने पुलिस के सामने अपने को निर्दोष बताया है, का बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? इस मामले में समीर का बयान किस प्रकार का साक्ष्य होगा? ये जब इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एआईबी के एग्जाम में। और ये हमारे, अगर आपके दिमाग आपको लग रहा है एआईबी में कि ये दिमाग खपाने वाला सवाल है तो एक टाइम के लिए आप इसको बैकअप में रखना, बाद में कर लेना। पहले जो सवाल आपको आ रहे होते हैं वो कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन है, राजू ने हत्या के मामले में पुलिस को बताया उसने अपने दोस्त समीर को पिछले महीने एक भयानक लड़ाई के दौरान देखा था। समीर, जिसने पुलिस के सामने अपने आप को निर्दोष बताया है, का क्या बयान साक्ष्य रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो इस मामले में समीर का बयान जो है वो एक हियरसे एविडेंस है, कथित साक्ष्य हैं जिसे साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर होगा, सुनी सुनाई बात। नेक्स्ट, समीरा ने एक अदालत में कहा कि उसे अपनी दोस्त निशा से एक सप्ताह पहले ये सुनकर डर लगा कि निशा के पति ने धमकी दी थी कि वह समीरा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्थिति में समीरा का बयान न्यायालय में किस प्रकार की साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये भी एक हियर से एविडेंस है, सुनी सुनाई बात है, दोस्त से सुनी हुई बात है, तो सुनी सुनाई बात एडमिसिबल नहीं होती है। तो ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन बी, हियर से एविडेंस जो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। नेक्स्ट, पुलिस ने एक अपराध स्थल से एक खून से सना हुआ कपड़ा बरामद किया जो आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस कपड़े को किस प्रकार का साक्ष्य माना जाएगा? इसे मानेंगे रियल एविडेंस, वास्तविक साक्ष्य। नेक्स्ट, एक गवाह ने कहा कि उसने एक रात एक व्यक्ति को चुराते हुए देखा, लेकिन वह व्यक्ति ये दावा करता है कि वह वहां नहीं था। इस स्थिति में गवाह के बयान को किस प्रकार के साक्ष्य के रूप में माना जाएगा? आप ऐसे अगर सवाल आपके सामने आते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद में सवाल के आंसर देना है। एक गवाह ने चोरी करते हुए अगर किसी को देखा है अपनी आंखों से, घटना को होते हुए, ऑफेंस को होते हुए, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट एविडेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक महिला ने अदालत में ये साबित करने के लिए दस्तावेज पेश किए कि उसके पति ने उसे तलाक देने के लिए एक नोटिस भेजा था, लेकिन उसके पति ने इस नोटिस को चुनौती दी। इस स्थिति में दस्तावेज की पहचान करने के लिए किस प्रकार की साक्ष्य की आवश्यकता होगी? तो ऐसी कंडीशन में प्राथमिक प्राइमरी एविडेंस जरूरी होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक मामले में अभियोजन पक्ष ने एक चिकित्सा रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस रिपोर्ट को किस प्रकार का साक्ष्य माना जाएगा? इसको हम मानेंगे, ये जो गंभीर चोट की जो रिपोर्ट पेश की गई है, चिकित्सा रिपोर्ट, इसे हम दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गवाह ने अदालत में कहा कि उसने आरोपी को एक चोरी के समय देखा था, लेकिन उसे आरोपी का नाम नहीं पता। लेकिन नाम नहीं पता होने से अगर देखा तो है तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी डायरेक्ट एविडेंस। नेक्स्ट, एक अभियुक्त ने अपनी स्वीकृति दी कि उसने अपराध किया है, लेकिन उसके वकील का तर्क है उसे यह स्वीकृति देने के लिए मजबूर किया गया था। इस स्थिति में अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसका आंसर होगा इसे नहीं किया जाएगा, विल बी रिजेक्टेड। ऑप्शन बी अस्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट, अजय ने कहा कि उसके पास एक पुराना चेक है जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसकी मां ने चेक को स्वीकार करने से इनकार किया। इस स्थिति में अजय को चेक की वैधता साबित करने के लिए किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी? तो उसे प्राइमरी एविडेंस पेश करना होगा न्यायालय में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये हमारे थे क्वेश्चंस जो हमने तैयार किए थे एविडेंस एक्ट के, बीएसए के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के, और साथ में ये कवर कर रहे थे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भी। तो इससे आज की क्लास से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो देखने के बाद में आपका एविडेंस एक्ट पर थोड़ी कमांड बन गई होगी। अब आप बेरेक लेकर के जाओगे एग्ज़ाम में, आपके सवाल गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो आपके बेसिक नॉलेज को इन्हेंस करना था वो हमने इसी वीडियो में, इसी क्लास में कर लिया है। और आप देखने को बहुत से वीडियो देख सकते हो। टेस्ट सीरीज हम लेकर के आएंगे। आज हमने मेजर लॉ को कंप्लीट किया है, नेक्स्ट क्लास में हम माइनर लॉ को लेकर के आएंगे, उसे अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं और वो वहाँ से डेली पीडीएफ भी वहाँ मिलती है। जैसे क्लास होती है उसके नेक्स्ट डे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाती है, ऑनलाइन डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, और हमसे जितनी सहायता होती है हम वहाँ करते हैं, अपडेट भी देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
धन्यवाद।